हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का। तो एक बार जल्दी से आप लोग आ जाइए। कैसे हैं आप लोग, जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके। तो राधे राधे, राम राम। जल्दी से आप लोग आ जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो सेशन है ये चलता है भाई आपका पूरा का पूरा जीके जीएस का। तो इस सेशन में हम लोग जीके जीएस पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो जल्दी से आप लोग आ जाओ। सभी साथियों को राधे राधे, राम राम, जय श्री काल, ठीक है भाई। तो देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है भाई। उससे पहले कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखना है और जो भी आपके साथियों को बताना है आप लोग बताएंगे, ठीक है भाई। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। एग्जामपुर के परचम बैच पर, एग्जामपुर के परचम बैच पर बहुत ही शानदार अभी क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है भाई। लेकिन फिर भी हम आपको रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि भाई ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो आपके साथियों तक हैं ये पहुंचे, ठीक है भाई। तो आपको पता होना चाहिए सुपर कॉम्बो परचम बैच पर, सुपर कॉम्बो परचम बैच पर 50% का आपका डिस्काउंट चल रहा है। और ये आपको कैसे मिलेगा, आपको कोड यूज करना पड़ेगा सुपर 30, वो सॉरी सुपर 50। सुपर 50 जब आप कोड यूज करोगे तो आपको 50% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। बेसिकली इसकी फीस कितनी रखी गई है, 1300 रुपए रखी गई है। कितनी, 1300 रुपए रखी गई है। और जब आपको 1300 पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा तो ये आपको बैच कितने का पड़ जाएगा, 650 का। कितने का, 650 का। तो 650 में आपको पूरे के पूरे 10 बैच पड़ जाएंगे। कितने, 10 बैच मिल जाएंगे। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया आपका पैकेज चल रहा है, बहुत बढ़िया आपका डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग जल्दी से अपने साथियों को बता दो, ठीक है भाई। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक चले, ठीक है। चलो जी, आपको पता होना चाहिए आप लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट की तैयारी, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो लगाना और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, टाइम मैनेज करना, ये बहुत ज्यादा क्या करती हैं, हमारे एग्जाम को क्वालिफाई कराने में मदद करती हैं। तो आप लोग जल्दी से जाएंगे www.testwale.com पर अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। और वहां पे बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, सरकारी एग्जाम, जिनकी भाई टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। वहां पे आप लोग लगाएंगे, फीलिंग वही आएगी जो आपकी एग्जाम देते समय आती है, ठीक है भाई, समझ गए। लेकिन बात यह है कि एग्जाम में तो आप कोशिश करते हो कि किसी से पूछ लें, लेकिन यहां पे पूछ नहीं पाओगे क्योंकि अकेले एग्जाम दे रहे हो ना, किससे पूछोगे भाई, ठीक है भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर पहला हमसे पूछता है कि बांग्ला महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। बांग्ला महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, ठीक है भाई। चलो जी, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। आपको कैसे आंसर करना है ये आप लोग सारी चीजें समझ लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर ए आ रहा है तो आप लोग 1A लिखेंगे। यदि आपका आंसर बी आता है तो आप लोग 1B लिखोगे। यदि आपका आंसर सी आता है तो आप लोग 1C लिखोगे। यदि आपका आंसर डी आता है तो आप लोग क्या लिखोगे, 1D लिखोगे। ये आपको लिखकर क्या करना है, मैसेज करना है, मतलब कमेंट करना है, सभी साथियों को कमेंट करना है, ठीक है भाई। समझ गए बात को। चलो जी बहुत बढ़िया, हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। कहां पे, मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है भाई। आप लोगों का हमें पता है, आप लोग पश्चिम बंगाल दे रहे होगे आंसर, लेकिन पश्चिम बंगाल गलत है, ठीक है भाई। चलो जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए मेघालय राज्य जो है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, शिलोंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शिलोंग इसकी राजधानी हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप बताओगे लुमशिलोंग है। कौन सा है, लुमशिलोंग। लुमशिलोंग क्या हो जाएगा, मेघालय का सबसे ऊंचा मतलब पर्वत या सबसे ऊंची क्या हो जाएगी, चोटी हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई 1968 मीटर है। कितनी है, 1968 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। मेघालय आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा मतलब भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये भी आपको याद रखना है। और मेघालय के 2 शहर ऐसे हैं, मेघालय के 2 शहर ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। एक तो हो जाएगा आपका मौसिनराम और एक हो जाएगा मौसिनराम और दूसरा हो जाएगा चेरापूंजी। ये 2 शहर ऐसे हो जाएंगे जहां पे क्या होती है, मैक्सिमम वर्षा होती है, ठीक है भाई। और यदि आपसे राज्य पूछ ले तो आप लोग क्या लगाओगे, मेघालय लगाओगे। इसमें वर्षा होती तो है लेकिन किस मानसून से होती है, वो मानसून कहां से बनता है, तो आप कहोगे वो मानसून बनता है कहां से, अरब सागर से बनता है, अरब सागर से बनता है। और जब अरब सागर से मानसून बनेगा तो इस मानसून को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून कहेंगे। क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून। समझ गए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, मेघालय। मेघालय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहीं पर गारो और खासी और जयंतियां
जयंतियां क्या है, यहाँ पे पहाड़ियां हैं, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। गारो खासी यहाँ पे क्या है, गारो खासी और जयंतियां यहाँ पे क्या है, पहाड़ियां हैं। और गारो खासी क्या है, यहाँ पे भाषाएं हैं। गारो खासी क्या है, यहाँ पे भाषाएं हैं, है ना। और यही क्या है, यहाँ पे बोलियां वगैरह और भाषाएं वगैरह, और यही क्या है, यहाँ पे जनजाति हैं, जनजाति हैं। तो ये मतलब कुछ मेजर पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। और यहां एक ऐसा कल्चर चलता है, मेघालय में एक ऐसा कल्चर चलता है कि आपने देखा होगा जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो लड़के होते हैं, लड़कों की शादी होती है तो वहां पे बहुएं जो लड़कियां होती हैं वो ससुराल आती हैं। लेकिन मेघालय में उल्टा है, लड़के ससुराल जाते हैं, समझ गए। तो जाना है ससुराल तो मेघालय पहुंच जाओ भाई साहब, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, मेघालय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये भी पहले ही है, कोई बात नहीं है, हम तो इसको भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? जल्दी से आप बताओ, मंत्रिपरिषद क्या दे देंगे, त्यागपत्र दे देंगे। तो वह आपका सदन कौन सा हो जाएगा, हमसे सदन पूछा है तो आप कहोगे वह सदन हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के प्रति क्या होता है, मंत्रिपरिषद भाई उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। और मंत्री परिषद से संबंधित हमारे आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75 किससे संबंधित हैं, हमारे मंत्रिमंडल से संबंधित हैं, ठीक है भाई। आपने देखा होगा कि मंत्री पर मतलब लोकसभा भंग हो गई है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जो लोकसभा होती है ये क्या हो जाती है, भंग हो सकती है। क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। ये इसी स्थिति में भंग हो सकती है, क्यों, क्योंकि जब आपका अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाएगा, और जब अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाएगा तो पूरा का पूरा जो लोकसभा होता है वो क्या दे देता है, त्यागपत्र दे देता है। और जब त्यागपत्र दे देगा तो पूरा का पूरा लोकसभा क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, समझ गए। लोकसभा को हम लोग आर्टिकल किस में पढ़ते हैं, आर्टिकल 81 में पढ़ते हैं। और राज्यसभा को आर्टिकल हम लोग 80 में पढ़ते हैं, किसमें, 80 में पढ़ते हैं। और ये दोनों किसके सदन हैं, ये दोनों संसद के सदन है। किसके, संसद के सदन है। तो संसद का उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है, राज्यसभा। और संसद का वह कौन सा सदन है जो भंग हो सकता है, तो आप कहोगे लोकसभा भंग हो सकता है, ठीक है। संसद का कौन सा निम्न सदन है, तो आप बताओगे लोकसभा। वेरी सिंपल सारी चीजें हैं, ठीक है भाई। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये आपकी मतलब इस टाइप से सभा होती है, चलो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2, निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, किस समिति के आधार पर। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, तो सोवियत संघ से लिए गए। कहां से, सोवियत संघ से लिए गए। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। सोवियत संघ को हम लोग क्या बोलते हैं, रूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूस बोलते हैं। और रूस क्या है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे पहला देश है, मतलब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे बड़ा देश है क्या, रूस। और रूस से हमने क्या लिए, मौलिक कर्तव्य लिए। और ये हमने किससे लिए, तो स्वर्ण सिंह समिति के अकॉर्डिंग इनको क्या किया गया, जोड़ा गया। राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सी आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए बात को, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो स्वर्ण सिंह समिति के अकॉर्डिंग इनको जोड़ा तो गया, लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, तो आप कहोगे सर जी 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में। और इसके द्वारा हमने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े, ठीक है भाई। फिर एक कौन सा हुआ, एक हुआ 86वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ, तो याद रखेंगे 86वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ, तो ये हुआ 2002 में। कब हुआ, 2002 में हुआ। और इसके द्वारा हमने एक और आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया। तो देखो 10 ये जुड़ गए, एक ये जुड़ गया, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सी आ जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है ये किस भाग में स्थित हैं, ये किस भाग में स्थित हैं, तो भाग नंबर 4A में स्थित हैं। किस आर्टिकल में स्थित हैं, तो आर्टिकल नंबर 51 का ए में स्थित हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसको है। तो देखो जो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है, क्या होता है, उच्चतम न्यायालय, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो इससे जो सलाह लेने का जो अधिकार है वो किसको है, भारत को, भारत के राष्ट्रपति को है। और भारत का जो राष्ट्रपति है ये क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। ये किस में दिया गया है, ये आर्टिकल में दिया गया है 143 में दिया गया है। किसमें, आर्टिकल 143 में दिया गया है। ना मानेगा है, करेगा गलतियां, किसमें दिया गया है, आर्टिकल 143 में दिया गया है।
देखा जो तुझे यार है, आर्टिकल 143 में दिया गया है। समझ गए बात को? चलो जी, तो कौन राष्ट्रपति क्या ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से यानी उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, और ये भी उसमें दिया गया है। समझ गए? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे सर जी एच.जे. कानिया, एच.जे. कानिया यानी हीरालाल जे कानिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, तो 33 + 1 यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 34 सदस्य हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, ए आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये देखो, अब राष्ट्रपति क्या लेता है? सलाह लेता है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित क्या हो जाएंगे? आपके आर्टिकल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल का क्या है? आयुक्त की कार्यकाल क्या है? मतलब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होना चाहिए, का कार्यकाल क्या है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से आप बताओ, जो आपका चुनाव आयोग का जो हेड होता है उसका कार्यकाल क्या होता है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही शानदार है। जल्दी से आप लोग क्या बताएंगे? इसका आंसर बताएंगे। तो देखो, जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो उसका चुनाव कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति चुनता है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। भारत का निर्वाचन आयोग क्या होता है? जो आपका निर्वाचन आयोग है, ये जो निर्वाचन आयोग है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है भारत का निर्वाचन आयोग और एक होता है राज्य का निर्वाचन आयोग। किसका? राज्य का निर्वाचन आयोग होता है। बात समझ में आ गई है? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वह कितने प्रकार का चुनाव करवाता है, तो 4 प्रकार का। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, 4 प्रकार के चुनाव करवाता है। जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है राज्य का, ये कितने प्रकार के चुनाव करवाता है? तो ये पूरे राज्य से रिलेटेड चुनाव करवाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई? और इसका जो कार्यकाल होता है ये कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। या तो ये 6 वर्ष पूरे कर ले या फिर अपने 65 वर्ष पूरे कर ले। ठीक है भाई? ये आपको याद रखना है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है भाई? अच्छा, एक बात और याद रख लो, जो आपका निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं। और निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे सर जी सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। जिसका आंसर आ रहा था डी। ना मानेगा है, करेगा गलतियां और सब अदरक की तरह देंगे, अदरक की तरह। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए भारत में विदेशी विनिमय का संचय का रखरखाव कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक क्या होता है? हमारा आरबीआई। क्या होता है? आरबीआई होता है। इसका मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है भाई? इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बंबई में। ठीक है भाई? इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो शक्तिकांत दास। ठीक है भाई? इसके पहले हेड कौन हो जाएंगे? ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे। ठीक है भाई? नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसका ये क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है भाई? नेक्स्ट, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो शुद्ध एवं मिलावट रहित को, या प्रोटीन समृद्ध को, या फिर पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यवहारपूर्ण हो। जल्दी से आप बताओ किसको दिया जाता है? तो इको मार्क जो क्या है? प्राइज है। और किसको दिया जाता है? ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या हो? मैत्रीपूर्ण हो। मतलब जो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हो, पर्यावरण से संबंधित आपके सारे के सारे कार्य करते हो। ऐसा ना करते हो अरे चल रात के पेड़ काट के लाते हैं, खाना बनाएंगे, कटिया ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा व्यक्ति ना हो। पेड़ों को सुरक्षित रखता हो, पेड़ों को सुरक्षित रखने में क्या रखता हो? करता हो, विश्वास करता हो। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। चलो जी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार मनाने का प्रस्ताव कब रखा गया?
1972 में रखा गया। लेकिन पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो आप कहोगे सर जी 1974 में मनाया गया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये देखो आपके ये क्या हो जाएंगे, कुछ पुरस्कार हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? कुछ पुरस्कार जो आपको याद रखने हैं। जैसे हमने बोल दिया मान बुकर पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन देता है? यूनेस्को देता है। ऑस्कर पुरस्कार, तो ये सारे के सारे पुरस्कार आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट यूनेस्को, देखो कलिंग का हमने पढ़ा, कलिंग का भी पढ़ा, कलिंग पुरस्कार, और उसका आ गया यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो जल्दी से आप बताओ, कलिंग पुरस्कार किस में दिया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। साहित्य के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में? बहुत आसान है। तो जो आपका कलिंग पुरस्कार है वो किसके? साइंस के फील्ड में दिया जाता है। किसके? साइंस के फील्ड में दिया जाता है। समझ गया बात को। और कलिंग पुरस्कार को कौन देता है? तो कलिंग पुरस्कार को देता है यूनेस्को, और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस में। कहां पे? पेरिस में हो जाएगा। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। किसकी? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस आपका कहां पे पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। कहां पे? यूरोप में पड़ता है। समझ गए? चलो जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो, कलिंग किस देश का, किस राज्य का पुराना नाम है? तो उड़ीसा का पुराना नाम है। किसका? उड़ीसा का पुराना नाम है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। और इस युद्ध का वर्णन किस में दिया गया है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में दिया गया है। अशोक के 13वें अभिलेख में दिया गया है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये पूरा का पूरा यूनेस्को के बारे में ब्यौरा है। देखो, यूनेस्को की स्थापना की गई थी कब? 16 नवंबर 1945 में की गई थी, ठीक है भाई। और ये सारी चीजें, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आप बताएंगे भाई पेरिस में। कहां पे? फ्रांस में है। और इसके हेड कौन है? तो आप बताओगे भाई इसके हेड हो जाएंगे, यानी डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे, और आपका आंद्रे अजोले। कौन हो जाएंगे? आंद्रे अजोले हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी क्या है? संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक क्या है? विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र है। जल्दी से आप बताओ, युद्ध आपराधिक मामले देखना, या आपका अंतरराष्ट्रीय विवाद देखना, या मानव अधिकार विवाद देखना, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से आप बताओ, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये क्या देखता है? ये देखता है मानव अधिकार से संबंधित मामले। क्या देखता है? मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स से संबंधित क्या देखता है? मामले देखता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताओगे मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। पहली बार विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया था? तो 1948 में मनाया गया था। कब? 1948 में। 1948 में पहली बार विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया गया था। समझ गए बात को? चलो जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? सेशन को शेयर नहीं कर रहा भाई साहब, सेशन को शेयर नहीं कर रहा, ना सेशन को लाइक कर रहा है। पता नहीं क्या सोच रहा, बस सर तो बताते जा रहे हैं, क्वेश्चन भी बताते जा रहे हैं, ऑप्शन भी बताते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, सेशन को शेयर करना है, लाइक भी करना है, ठीक है भाई। ये मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप ही लोगों के लिए स्पेशल मेहनत की जाती है ये। तो सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, और भाई मान जा, ना मानेगा है, ना मानेगा। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। तो आर्यभट्ट था, रोहिणी था, या भास्कर था, या फिर क्या था? एपिल था। तो देखो, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत द्वारा प्रथम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था। समझ गए? इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको कब भेजा गया था? 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया था। 1975 में भेजा गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए विश्व के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन था? तो आप बताओगे स्पुतनिक फर्स्ट था। स्पुतनिक कौन सा था? फर्स्ट था। और ये किसने भेजा था? ये रूस देश ने भेजा था। किसने? रूस ने भेजा था। कब भेजा था? 1957 में भेजा था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हुए थे? कैसी बातें करता है, क्या लिख रहा है ये? है पागल हो गया क्या? लाला लाजपत राय, देखो भाई, लाला लाजपत राय
निम्नलिखित में से किसका प्रदर्शन करते हुए या किसका विरोध करते हुए घातक रूप से घायल हुए थे? तो आपको पता होना चाहिए साइमन कमीशन। किसका? साइमन कमीशन का विरोध किया था किसने? लाला लाजपत राय ने। कब किया था साइमन कमीशन का विरोध? तो लाहौर में किया था। कहां पे? लाहौर में किया था। कब किया था? 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर 1928 में इसका विरोध किया था। तब जाके जेपी सैंडर्स ने, किसने? जेपी सैंडर्स ने लाला की सर पे क्या कर दिया था? लाठीचार्ज कर दिया था और लाला की और हालत नाजुक होकर लाला की मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर को। कब? 17 नवंबर 1928 में लाला की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, समझ गए। फिर इस बात का पता चलता है भगत सिंह को, तो भगत सिंह कसम खाते हैं कि लाला की मृत्यु हुई थी 17 नवंबर को, तो हम जेपी सैंडर्स को मारेंगे कब? 17 दिसंबर को, यानी एक महीने बाद 17 दिसंबर को लुढ़का देंगे, लुढ़का। ठीक है भाई, तो 17 दिसंबर को जेपी सैंडर्स को भी मार दिया था भगत सिंह ने। फिर जेपी सैंडर्स को मारने की जुर्म के आधार पर, है ना, इन्हीं को मारने के वजह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है भाई, 23 मार्च 1931 में। राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में हुआ। भारत कब आया? 1928 में आया। इसकी रिपोर्ट कब आई? तो 30 मई। कब आई? 30 मई 1930 में इसकी क्या आई? रिपोर्ट आई। ये भी आपको याद रखना है। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में एक भ्रमण करने के दौरान एक दंडित अपराधी ने कर दी थी? तो देखो, भारत का वह कौन सा वायसराय था? लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो। अब लॉर्ड मेयो की हत्या कब की गई थी? 1872 में की गई थी। और 1872 में इसने क्या की थी? प्रथम जनगणना शुरू करवाई थी। प्रथम जनगणना भी शुरू करवाई थी। लेकिन इस जनगणना को नियमित किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने करवाया था। कब? 1881 में। यह भी आपको याद रखना है। इसकी हत्या कहां पे की गई थी? तो अंडमान एंड निकोबार में की गई थी। कहां पे? अंडमान एंड निकोबार में की गई थी। और ये हमारा क्या है? एक यूटी है। ये हमारा क्या है? एक यूटी है। और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। अंडमान निकोबार के मध्य कितने डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, राइट आंसर सी। शाम है धुआं धुआं है। ये क्या है? अंडमान निकोबार है। ये क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार हो जाएगा। ये ऊपर का हो जाएगा अंडमान और ये नीचे का हो जाएगा निकोबार। और इसके मध्य क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल की जो चौड़ाई है वो कितनी है? तो 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर क्या हो जाएगी? इसकी चौड़ाई हो जाएगी। समझ गया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताओगे कि भारत में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो दी बंगाल गजट था, या दी कलकत्ता गजट था, या फिर दी आपका कलकत्ता क्रॉनिकल था, या फिर दी इंडिया गजट था? तो क्या था? दी बंगाल गजट था। क्या था? दी बंगाल गजट था। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, तो आप बताओगे उदंड मार्तंड। क्या था? उदंड मार्तंड था। समझ गए? बहुत बढ़िया। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र तो आप बताओगे उदंड मार्तंड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो किसके? बाष्पीकरण के कारण। किसके? बाष्पीकरण के कारण। अब जो सूर्य का प्रकाश आता है तो वो घड़े पे जाएगा, घड़े पे जाएगा, और जब घड़े पे जाएगा तो घड़े का जो मिट्टी, घड़ा किसका बना है? मिट्टी का बना है। तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये वही अवशोषित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अवशोषित हो जाती हैं। और जो अंदर वाला जो जल होता है वो कैसा रहता है? ठंडा रहता है। ठीक है भाई, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। लेजर एक युक्ति है। लेजर एक युक्ति है, इसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। जल्दी से आप बताओ। लेजर एक युक्ति है और इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्या? स्वतः विकिरण, या वर्ण विक्षेपण विकिरण, या फिर क्या प्रकीर्णन विकिरण, या फिर उद्दीपित विकिरण? जल्दी से आप बताओ, इसके द्वारा क्या आपका उत्पन्न किया जाता है? सबको बताना है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से आप लोग बताओगे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जिनका आंसर आ रहा है ए, अदरक की तरह कुटने के लिए रेडी हो जा। है, रेडी हो जा भाई साहब। राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। जिनका आंसर आ रहा है डी, मजा आ गया। जिनका आंसर आ रहा है डी, मजा आ गया। तो ये देखो, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर आपका वायुमंडलीय दाब को मापता है। और आपका कार्डियोग्राम क्या करता है? हृदय की गति की जांच करता है। हाइड्रो आपका मीटर क्या करता है? ये द्रव का अपेक्षित घनत्व मापता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है? ये वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
डीएनए, डीएनए के द्विकुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने? वॉटसन एवं क्रिक ने, वॉटसन एवं क्रिक ने प्रतिपादित किया था। इसका आकार दिया था, क्या दिया था? डीएनए का आकार दिया था। क्या आकार? आकार, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं रूप। क्या बोल सकते हैं? रूप दिया था। और इसका रूप होता कैसा है? द्विकुंडलित होता है। कैसा? द्विकुंडलित होता है, समझ गए। और ये रूप कब दिया था? 1953 में, मतलब 1953 में बताया था कि इसका रूप कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है। फिर जाके इनको 1962 में क्या दिया गया था? नोबेल दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। और नोबेल प्राइज की स्थापना होती है 1901 में। ठीक है भाई। 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध भी हुआ था, ये भी याद रखेंगे। क्या बोलती तू है? डेंगू बुखार, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो देखो, अब इसमें आपके एक बात और है, हाँ एक बात और सुन लो, साइंस के भी क्वेश्चन हमें करने हैं, तो भाई ये मत समझना यार सदी आपने तो कहा था जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे, है ना, आपने तो कहा था जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहां पे साइंस के क्वेश्चन क्या कर रहे हैं है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है, और आप लोग साइंस के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो साइंस के क्वेश्चन नॉर्मल से हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है भाई, कोई ज्यादा टफ नहीं है, और हम आपको साइंस के क्वेश्चन भी करवाएंगे भाई, बस केवल 2-3 दिन, ठीक है भाई। फिर उसके बाद अपना जीके जीएस वाला जो पैटर्न है वही चलेगा, ठीक है भाई, टेंशन मत लेना। तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? सबसे पहले किसकी? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जो आपका ब्लड होता है, आपने देखा होगा जो ब्लड होता है, जो क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है ना। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स पाया जाता है, ठीक है भाई। और ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा भी पाया जाता है, प्लाज्मा। एक तो ब्लड के कितने भाग होते हैं? 2, एक तो प्लाज्मा और दूसरा क्या? कणिकाएं, दूसरा क्या? कणिकाएं होता है। तो कणिकाओं में कौन सा पार्ट होता है आपका? कणिकाओं में ये पार्ट हो जाएंगे, ये तीनों पार्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स को का आपका प्लेटलेट्स ही होता है, और इसको हम लोग बिम्बाणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। तो प्लेटलेट्स की संख्या बहुत जल्दी गिर जाती है जब क्या हो? डेंगू बुखार होता है। क्या होता है? डेंगू बुखार होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। ब्लड का रक्त दाब कितना होता है? 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। ब्लड बनता कहां पे है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है, समझ गए। और रक्त का रंग लाल कैसे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो, आपने देखा, हमने एक आपको रोग बताया कि जो आपका डेंगू बुखार होता है उसमें सबसे जल्दी क्या गिर जाता है? तो आप कहोगे प्लेटलेट्स गिर जाता है। यहां पे आपको ये चीजें याद रखनी है कि ये हो जाएगा आपका क्या? रोग। ये क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? प्रभावित अंग हो जाएगा। कि मतलब कौन से रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे हमने बोल दिया निमोनिया, तो निमोनिया से क्या प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होता है। और ये पीडीएफ आपको कहां पे मिल जाएगी? ये पीडीएफ आपको मिलेगी भाई साहब, याद रखना, example88@gmail.com, example88@gmail.com। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, किसी भी सरकारी एग्जाम की, तो आप हमें बस लिख देना कि भाई हमें आईसीआर से संबंधित पीडीएफ चाहिए, एमपी पुलिस से संबंधित पीडीएफ चाहिए, या यूपी पुलिस से संबंधित पीडीएफ चाहिए, या यूपी लेखपाल से संबंधित पीडीएफ चाहिए। तो आपकी हर एक सब्जेक्ट की मोस्ट क्वेश्चन की आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। बस आपको क्या करना है? आपको मैसेज करना है किस पर? example88@gmail.com, इस पर मैसेज करना है आपको, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्या होता है? सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू होता है, ठीक है भाई। और ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कोई कहता है ना कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ भाई साहब, तो बता देंगे कि नहीं बता पाएंगे? हैं तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है भाई, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, इसका अध्ययन करना है। ये क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट 41 हो गए। चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो जब बर्फ पिघलती है, तब क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान आपका बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? जल्दी से आप बताओ कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? इसका आपको क्या बताना है? आंसर बताना है। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन घटता है। क्या होता है? आयतन उसका घट जाता है। समझ गए बात को? जैसे हमने बोल दिया, ये क्या हो जाएगा? हमारा गिलास हो जाएगा, और गिलास में क्या है? बर्फ के कण भरे हुए हैं। क्या है? बर्फ के कण है। और जब बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? हल्का सा कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो ये आपको क्या करना है, आंसर करना है। ये आपकी क्या हो जाएगी, सूची हो जाएगी 1 और ये सूची 2 हो जाएगी। और यहां पे दिए गए हैं क्या, रोग, और यहां पे दिए गए हैं क्या आपके, जैसे कि कौन सा रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है या कवक से होता है। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, आंसर बताएंगे इसका। बहुत बढ़िया, जल्दी से आप लोग आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका प्लेग है ये किससे होता है, जीवाणु से होता है, समझ गए। जो आपका एड्स है, जो आपका एड्स है ये किसके द्वारा होता है, तो ये विषाणु से होता है। ठीक है भाई, जो आपका गंजापन है ये किससे होता है, जो आपका गंजापन है ये किससे होता है, कवक से होता है। किससे होता है, कवक से होता है। जो मलेरिया होता है वो किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो गंजापन आप लोग समझते हो ना कि मतलब वो जम जाता है, गंजापन एक कवक के द्वारा होता है। ठीक है भाई, कवक, गंजापन, ठीक है भाई, समझ गए। तो क्या हो जाएगा आपका, गंजापन किसके, कवक के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा अपना, डी बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये देखो, जैसे हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे रोग हैं जो आपके वायरस के द्वारा होते हैं, यानी किसके, विषाणु के द्वारा होते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं जो आपके बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो ये आपके कौन से रोग हो जाएंगे, ये वो रोग हो जाएंगे जो किससे, विषाणु से होते हैं। रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई, तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। और रा से हो जाएगा रेबीज, और खा से हो जाएगा खसरा, हा से हो जाएगा हर्पीज, ऐसे करके आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, और ये वो रोग हो जाएंगे जो किससे होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया से होते हैं। जैसे गोटी ने निम्मो को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा, तो ये आपका जैसे गोनोरिया रोग, टिटनेस रोग, निमोनिया रोग, कोड़ रोग, क्षय रोग, टाइफाइड, और इस टाइप से आपके ये रोग हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये किससे होते हैं, आपके बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पढ़हरिम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। पढ़हरिम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। जल्दी से आप बताओ इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से आप बताओ इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। तो देखो, जो आपका पढ़हरिम होता है इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में तो ये लिखा ही है, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये पेड़ पत्तों को क्या करता है, पेड़ के पत्तों को हरा रखता है। ये पेड़ के पत्तों को क्या करता है, हरा रखता है। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह होता है Mg, और इसका परमाणु क्रमांक होता है क्या, 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। नेक्स्ट, तो ये आपका भाई क्लोरोफिल में क्या होती है, ये पत्तों में वो मतलब पर्णहरिम की फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नेपाल देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नेपाल देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, सागरमाथा हो जाएगी। कौन सी, सागरमाथा हो जाएगी। और इसी को क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, एवरेस्ट कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी हम आपको बता दें साथियों, जो आपकी सागरमाथा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागरमाथा कहा जाता है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, या कभी जब बर्फ जम जाए तो 8,850 मीटर हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है, समझ गए। जो कंचनजंगा है ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,596 मीटर, इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। और ये कहां पे है, सिक्किम में है। गॉडविन ऑस्टिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, K2 बोलते हैं। इसको हम लोग K2 बोलते हैं। ये पहले भारत में थी, लेकिन अब कहां पे, पाकिस्तान में पहुंच गई है। इसकी लंबाई होती है 8,611 मीटर। ये भी आपको याद रखना है, समझ गए। अनामुड़ी ये क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 2696 क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2696 मीटर। इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। किसकी, अनामुड़ी। तो हमसे ये पूछा गया है कि नेपाल की, तो हम लोग लगा देंगे क्या आंसर, ए लगा देंगे। नेक्स्ट, बुद्धचरित किसकी रचना है, तो किसकी है, अश्वघोष की है। किसकी, अश्वघोष की है, याद रखना। कालिदास की कौन कौन सी रचना है, तो याद रखेंगे मेघदूत। मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की है। और कुमार संभवन किसकी है, कालिदास की है, कुमार संभवन। और अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है, कालिदास की है। पाणिनि की कौन सी बुक है, अष्टाध्यायी है ना। सूरदास की साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरावली, ये किसकी, सूरदास की है। बुद्धचरित किसकी है, अश्वघोष की। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य चेराब है। निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य क्या है, चेराब है। तो ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि किस राज्य का नृत्य क्या है, चेराब है। तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको यह बताना है H2O में हाइड्रोजन और किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात। हाइड्रोजन कितने हैं,
एक हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा अनुपात। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बस लगा दो, 1:16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में यानी CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात क्या होगा? जल्दी से आप बताओ। तो देखो, आपको पता होना चाहिए CO2 एक कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा अनुपात है। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। क्या होता है? 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। इनको काट दो, 4 × 12, 4 × 8 32, है ना? तो 4 × 8 32, 3:8 हो जाएगा। 3:8 बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब आपको यह बताना है कि CO2 का कुल भार कितना होता है? टोटल भार कितना होता है, यानी परमाणु भार कितना होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। समझ गए बात को? चलो जी नेक्स्ट। निम्नलिखित में से ओस्लो किस राष्ट्र की राजधानी है? निम्नलिखित में से ओस्लो किस राष्ट्र की राजधानी है? तो जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से आप बताओ। ओस्लो किस राष्ट्र की राजधानी है? किसकी हो जाएगी? नॉर्वे की हो जाएगी। किसकी? नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो हो जाएगी, याद रखना। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? इनकी मुद्रा क्या हो जाएगी? क्रोना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रोना हो जाएगी। क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं? क्वेश्चन नंबर 28, 29। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, ये आपको बताना है। मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, या फिर अमर्त्य सेन, या फिर कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखो, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1989 में दिया गया था। इसके बाद मदर टेरेसा को 1980 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। क्या? भारत रत्न दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। कैलाश सत्यार्थी को इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। ये कहां के थे? MP के थे। कहां के? मध्य प्रदेश के थे। और इनको 2014 में क्या दिया गया था? शांति का दूसरा नोबेल प्राइज दिया गया था। पहला किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था। हमसे यह पूछा गया है कि पहला नोबेल किसको दिया गया था, तो आप बताओगे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या बताओगे? रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि इनको कब दिया गया था? इनको 1913 में नोबेल दिया गया था। अमर्त्य सेन को किसका दिया गया था? इनको अर्थशास्त्र का दिया गया था। किसका? अर्थशास्त्र का दिया गया था। ठीक है भाई, हाँ, ये देखो, अमर्त्य सेन जो थे इनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। कब? 1998 में। कब? 1998 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, और ये वो आपके नोबेल विजेता हो जाएंगे जिनको नोबेल दिए गए हैं, नोबेल प्राइज दिए गए हैं। जैसे आपने बोल दिया मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी को देखो 2014 में मिला। ये किसका? शांति का, ये दूसरा है। पहला किसको दिया गया शांति का? तो पहला मदर टेरेसा को दिया गया 1989 में। कब? 1979 में। 1979 हमने क्या लिखा? हाँ, 1979, बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? पढ़नी है। समझ गए हैं बात को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना? तो हाँ, बस इतना ही थे भाई, इतने ही क्वेश्चन थे। यानी हमने कितने पढ़ लिए यार? 29 क्वेश्चन पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए? 29 क्वेश्चन पढ़ लिए। और 29 क्वेश्चनों के बारे में बहुत अच्छे से हर एक चीज के बारे में समझा, हर एक चीज के बारे में जाना कि क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते गए और समझते गए। ये बात आप लोगों को क्या रखनी है? बहुत अच्छे से रखनी है याद। ठीक है भाई। अच्छा, जैसे हमने बोला कि भाई जो नोबेल प्राइज है ये कहां का सबसे बड़ा प्राइज है? तो आप कहोगे भाई आपका ये यूरोप का हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध प्राइज है। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे भाई भारत रत्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। और भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? आप कहोगे सर जी 2 जनवरी को। कब? 2 जनवरी 1954 में। 2 जनवरी 1954 में किसकी? भारत रत्न की स्थापना होती है। ठीक है भाई। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भारत रत्न है ये अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? तो आप कहोगे सर जी ये अधिकतम दिया जाता है कितने? 3 लोगों को दिया जाता है अधिकतम। ठीक है भाई, तो भारत रत्न अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। तो अधिकतम कब दिया गया था 3 लोगों को? 1954 में ही। 1954 में ही कितने? 3 लोगों को दिया गया था। समझ गया बात को? ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। और ये भारत का सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा नोबेल प्राइज हो जाएगा। कौन सा? भारत रत्न हो जाएगा। समझ गया बात को? तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका आपको क्या करना है? कमेंट करना है। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? इसका आपको क्या करना है? कमेंट करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है?
कि भाई आप लोग कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी, आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए भाई बहुत ही शानदार एक परचम बैच निकाला गया है और इसकी नाम मात्र क्या है, फीस है। ठीक है भाई, परचम बैच की टोटल फीस कितनी रखी गई है, परचम बैच की टोटल फीस कितनी रखी गई है, याद रखना 1300 रखी गई है। कितनी, 1300। लेकिन इस 1300 पर भी आपको क्या दिया जा रहा है, 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा, यह डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप सुपर 30 क्या करोगे, कोड यूज करोगे। जब आप सुपर 30 कोड यूज करोगे और यदि आपने ये सुपर 30 कोड यूज कर लिया तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 1300 का जब आप 50% निकालोगे तो कितना, 650 पड़ जाएगा। कितना, 650 पड़ जाएगा। मतलब 650 में आपको कितने बैच दिए जाएंगे, पूरे के पूरे 10 बैच दिए जाएंगे। कितने, पूरे के पूरे 10 बैच दिए जाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी कौन कौन से बैच दिए जाएंगे, आरआरबी, एनटीपीसी CBT 2, ग्रुप डी और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश जो आपकी रेडियो ऑपरेटर की जो आपकी वैकेंसी निकली है वो भी आपको मिल जाएगा, लेखपाल मिलेगा, और CHSL टायर 1, CGL टायर 1 और MTS टायर 1, और जो आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो वैकेंसी निकली है वो भी आपको मिल जाएगा। पूरे के पूरे 10 कोर्सेस आपको दिए जाएंगे। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब आप 10 एग्जाम की तैयारी करोगे तो क्या एक सीट अपनी पक्की नहीं कर सकते हो? कैसी बात कर दी सर, जी जान लगा देंगे। जब हमें 10 मौके मिलेंगे, जब हमें 10 मौके मिलेंगे तो एक सीट तो हम अपनी पक्की कर ही लेंगे। जब हमें 10 मौके मिलेंगे तो एक सीट तो हम अपनी पक्की कर ही लेंगे। और ये हौसला आपको रखना है, पहले से नहीं टूटना है भाई। पहले से टूट जाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई, हौसला तो आपको रखना पड़ेगा ना। समझ गए बात को? तो आपको हौसला रखना है और इस बैच को खरीद लो। और जो भी आपके साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं या आपके रिलेशन वाले हैं, उनको भी आप लोग बता सकते हैं भाई इस बैच के बारे में। समझ गए? तो इसको आप लोग परचेस कर लेंगे और बिल्कुल जी जान से एक बार तैयारी कर लो, क्योंकि 10 प्रकार की तैयारियां अभी इसमें चल रही हैं और वो तैयारियां हैं जो जिनके एग्जाम अभी होने वाले हैं रिसेंटली। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही। बकाया आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए। तो फिर से एक बार बस आपको जितने क्वेश्चन दिए हैं उनका आपको कमेंट करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे भाई, इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। ठीक है, तो फिर से एक बार सभी को जय हिंद। हमें कर्म से क्रांति, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।